हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कनाडा और इंडिया के हवाले से बात, क्योंकि आजकल अगर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया खोले तो ये खबर ऐसा लगता है कि टॉप पे है। दो खबरें हैं, एक इजराइल जो वॉर चल रही है वो टॉप की न्यूज़ में चल रही है, और दूसरी ये जो इंडिया और कनाडा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर ज़्यादातर खबरें नज़र आ रही होती है। मामला क्या है, अमेरिका का क्या रोल है, फाइव आइस का क्या रोल है, इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एससीओ ओवर हुआ है इन इस्लामाबाद, और उसके हवाले से जैसे वो खुशगुमानियाँ और बहुत सारी चीज़ें अभी तक दिमाग में हैं क्योंकि मैं खुद भी कवर कर रहा था उसको। तो बड़ी सारी चीज़ें अभी भी, क्योंकि अभी तो जैसे शुरुआत हुई है, डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए वापस चले गए। सुनने में आ रहा है कि जी क्रिकेट डिप्लोमेसी और ये वो चले, जो भी होगा अच्छा होगा, आई होप सो। और दोनों शायद एक दूसरे को सुने। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के इंडिया के लोग आए हुए थे, तो उनसे भी कहा कि यार आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि उस बात को मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इंडिया के, मोदी साहब या बाकी लोग कितना उसको वेटेज देते हैं, सुनते हैं। ये उनकी मर्जी, उनका फैसला होगा। बट खैर एनीवे, दोनों के आपस में कुछ अच्छे मरासिम भी हैं, तो शायद कोई कुछ छोटी मोटी चीज होने को हो जाए। देखते हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for having me on your show. Always a pleasure. As you said, it's a family show. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कनाडा का मामला, इस पे लास्ट वीक भी मेरी और आपकी बात एससीओ समिट से पहले भी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद कुछ थोड़ी सी इसमें मतलब कमी आ सकती है। बट ये तो दिन हर गुजरते दिन के साथ इसमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे नई आग लग रही है, एक दूसरे के लोगों को एक्सपेल कर दिया गया। फिर अमेरिकन जो एफबीआई का स्टेटमेंट आया कि हमने जी एक कोई इंडियन एम्प्लॉय, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और हमारे पास हैं, मतलब इस तरह की चीजें। फिर यूके की तरफ से आना एज ए फाइव आई का मेंबर, और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सर क्या देख रहे हैं ओवरऑल, ये सिचुएशन इतनी बिगड़ती हुई क्यों जा रही है, मतलब संभलने का नाम जैसे नहीं ले रहे। देखिए, ये तो वेस्ट को अब आप एक टैक्टिक्स तो चाहिए था ना, जो इंडिया कर रहे थे और जो एस जयशंकर साहब के बयान थे विच वाज रविंग फेदर। तो ये ठीक है, ये प्रेशर टैक्टिक्स वो करना चाहते हैं। वो अगर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पन्नून की अगर टारगेटेड किलिंग का अटेम्प्ट जो है वो कोई बड़े संत और महात्मा की टारगेटेड किलिंग का अटेम्प्ट है, और वो अगर इंडिया को होल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए पन्नून ने $50 लाख की इनाम रखा है इंडिया के जो है वो डिप्लोमेट के ऊपर। क्या कार्रवाई की आपने? कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो हरदीप सिंह निज्जर था, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था इंडिया का। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप यही काम इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों के लिए करोगे, जो उन्होंने आज एक सिविलियन इलाके में जाके हमास के जो मेन वो थे, क्या नाम है, याया सिनवर, उसकी हत्या कर दी उन्होंने। बकायदा उसको रिकॉर्ड भी करा है वो। तो दोनों में क्या अंतर है? याया सिनवर की क्या गलती थी? अगर पन्नून और याया सिनवर में गलती यह है कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया का दुश्मन, लेकिन बाकियों का दुश्मन अमेरिका का दोस्त, तो फिर अमेरिका और वेस्ट को डिसाइड करना है, करने दीजिए वो जहां तक ले जाना चाहते हैं। अगर वो इस चीज पे, अगर वो पन्नून के लिए इंडिया और वेस्ट के संबंधों को खटास लाना चाहते हैं तो वो कर ले। आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है जिसमें कि वेस्ट जो चाहेगा वैसा ही होगा। अगर वो इस चीज को और एस्केलेट करना चाहते हैं तो सो भी इट। भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना फकर भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे हैव टू फाइट और डाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, कोई भी आदमी खड़ा होकर के, चूंकि वो अमेरिकन सिटीजन बन गया है तो उसके पास लाइसेंस है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने का, इंडिया के डिप्लोमेट्स को धमकी देने का। इफ दिस इज व्हाट इट इज, इफ दिस इज व्हाट इट हैज बिकम, तो ठीक है। आज यूके ये कर रहा है। जब यूके में अभी आज से 1 साल पहले हमारी इंडियन एम्बेसी में यही खालिस्तानी घुस गए थे, उन्होंने इंडिया के झंडे को उतार करके और वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। इतनी बड़ी हरकत हो गई। आपने क्या किया? उनके जो ये कल्प्रिट्स थे उनको क्या प्रोसिक्यूशन हुआ? उनके अगेंस्ट में कौन से चार्जेस लगे? या ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है?
तब तो कल को इंडिया के लोगों को मार देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, कल को भारत को तोड़ देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। तो फिर वेस्ट डिसाइड करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है भाई। अगर ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में था तो वो टेररिस्ट था, पाकिस्तान भी कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे था, वो सेफ गेस्ट था, आपने कैसे मारा, और उसके बाद जो है बुश को वांटेड क्रिमिनल के रूप में प्रोसिक्यूट किए जाना चाहिए। ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, भाई कौन है पन्नून भाई और कौन है ये जो जो मारे गए, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इन इंडियन लॉ। आप ये कह दो कि आप इंडियन लॉ को मानना नहीं चाहते, अगर आपकी ये बात, अगर आप इंडिया को घेरना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो फिर ठीक है, दुनिया आमने सामने आ जाएगी। अगर अल्टीमेटली सब चीजें कोऑर्डिनेशन से होनी है तो क्या होना है अंत में आर यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर? वो तो होगा नहीं। आप अगर इसको डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, एक दूसरे को पब्लिक में शेम करना चाहते हो, तो ठीक है, सो बी इट। India is all geared up for that, but we will not compromise with our territorial integrity, sovereignty, and the criminals who are threatening India from outside. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन ये एलिगेशन बड़े मैं ये कहूँगा छोटी बात नहीं है सर। मतलब किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स देना या फिर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आना कि लाजमी सी बात है वो सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को, कनाडा अकेले नहीं है। अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ता पहले भी गालिबन मेरी और आपकी बात हो रही थी कि जी अमेरिका का क्या रोल है या क्या हो सकता है, तो उस वक्त शायद मेरा भी ये ख्याल था कि नहीं, इस तरह नहीं, शायद इतना सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के इंडिया के साथ भी बहुत कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, वैसे पार्टनरशिप है हर चीज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों में है। लेकिन ऐसे लगता है कि अमेरिका एकदम से भूल जाता है या क्या उनका एक सिस्टम है कि वो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। नहीं देखिए, कारोबारी सिस्टम तो पीपल टू पीपल होते हैं, प्राइवेट एक्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों को मिलाना नहीं चाहिए ना। तो वो ठीक है, वो तो इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ अमेरिका। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहे हैं उसको, उसका इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इट विल नॉट हैम्पर द बिजनेस एक्टिविटी, इट विल हैम्पर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में भी। लेकिन दोनों कंट्रीज ने ऐसा नहीं कहा कि हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं लेंगे या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं लेंगे। दे आर ऑल वेलकम। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात अलग है और पीपल टू पीपल की बात अलग है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप सार हो सकती है, पीपल टू पीपल थिंग्स विल गो एज यूजुअल। जिनको बिजनेस करना है वो जाके अमेरिका में जाके बिजनेस करे, जिनको पढ़ना है अमेरिका में इंडिया से वो जाके पढ़े, जो बच्चे वहां पे जॉब लेना चाहते हो जॉब लें। उसी तरीके से अमेरिकन यहाँ आके अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं करें, हमारे साथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं बड़े। ऐसा तो नहीं है ना कि पन्नून के लिए वो कह रहे हैं कि इसरो नासा का जो रिसर्च का कोलैबोरेशन है हम उसको डाउनग्रेड करने जा रहे हैं, या जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको वापस बुला रहे हैं। दे आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑल टुगेदर। वेस्ट इंडिया को डिप्लोमेटिकली घेरना चाहता है, बाकी संबंधों को, जैसे हमारी चाइना के साथ लड़ाई है, चाइना कहता है लड़ाई चलने दीजिए, जो बॉर्डर पे हो रही है बिजनेस और ट्रेड को अपनी जगह रखिए। तो ये उसी तरीके का सिचुएशन है। It will not hamper or impact our economic ties or economic cooperation or other kind of cooperation with the America or the West. Nevertheless, बात ये है कि गवर्नमेंटल जो एक रिलेशनशिप है वो तो सार होगी ना। अगर आप हमारे दुश्मनों को पनाह देंगे तो फिर हम तो एक्शन लेंगे भाई, मुश्किल है हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये मुझे बताइएगा कि अक्सर हम देखते रहते हैं कि अमेरिका एक्शंस करता है और दुनिया भर में जहाँ पे उनको लगता है वो एक्शंस करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी अगर कंट्रीज इस किस्म की कोई हरकत करते हैं तो उनके ऊपर बड़े जिसे कहते हैं कि जैसे टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। एक ये बात, इसका आंसर चाहूँगा आपसे। और दूसरी, आपने कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मसला चल रहा है, बिल्कुल मानता हूँ मैं ये बात, लेकिन ओवरऑल चीज़ों पे इसके असरात या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट या कैनेडियन गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशंस हैं अगर वो ख़राब होते हैं तो वो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। नहीं फकर भाई, ये तो प्रूवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना और इंडिया का ट्रेड आज भी $100 बिलियन से ऊपर का है, और हम पिछले 2 साल से 3 साल से जो है गलवान में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पहले भी 1962 का लड़ाई हम लड़ चुके हैं। हमारे कभी अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, फिर भी हमारा बायलैटरल टाई का जो बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है ओवर $100 बिलियन है। सो ऐसा मैं नहीं मानता इसको कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम करेंगे। क्या अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स को
एडमिशन नहीं देगा, क्या इंडियन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर वो जो वहां पे टैलेंट जो डेफिसिट है वो कहाँ के लोगों को टैलेंट पूल प्रोवाइड करने का, एक्सपोर्ट करने का काम इंडिया करता है, और कौन सी कंट्री कर लेगी उस लेवल पे? क्या आप चाइनीज को देना चाहते हो तो देख लो। आप अगर चाइनीज की, आपके पास ऑप्शन है ना, आज इंडियन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हैं आप उसको ड्रास्टिकली आधा घटा दो, इंडिया और चाइना के अलावा तो कोई ऐसा कंट्री है नहीं जो उतनी संख्या में और उस कैलिबर का टैलेंट पूल अमेरिका को प्रोवाइड कर सके। तो इट्स ऑल्सो गिव एंड टेक रिलेशनशिप अमेरिका के लिए, अमेरिका को। जी अच्छा, अब सर एक तो खैर मैं कह रहा था कि अमेरिका अगर मतलब कहीं पे टारगेट करता है उस पर थोड़ा सा शॉर्ट सा कमेंट चाहूंगा, और दूसरा ये कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होती हैं ज़्यादातर वो G2G चलती है दुनिया भर में, तो वो भी एज इट इज़ रहती हैं या नहीं। दूसरा, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को जब एक्सपेल किया जाता है, गालिबन पहली दफ़ा शायद इस लेवल पे कुछ हुआ है। चाइना के साथ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई, और शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा हुआ था 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वहाँ से कहा गया कि आप जाएं, और इंडियन हाई कमिश्नर को यहाँ से कहा गया कि आप चले जाएं। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना का, अरे इंडिया और कनाडा का ये जो एक्सपल्शन हुआ है ये सिर्फ पहली बार हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत पहले जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन पहली बार टेस्ट किया था, पोखरण 1 1970s में, ये तो बिल्कुल भी हमारे रिलेशनशिप दे टुक अ नोज डाइव और ये हुआ था। तो मैं देखिए इन चीजों को मैं स्ट्रेटेजिक, जो इसीलिए स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन में स्ट्रेन है तो बाकी जो है उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। अच्छा, जो आपने कहा कि अमेरिका जो है वो खुलेआम टारगेट करता है, तो वो तो सच है ना भाई, वो सैंक्शन कर रहे हैं। वो आज किसी इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, कभी चाइनीज कंपनी, आप कौन हो सैंक्शन लगाने वाले यार? आपकी पार्लियामेंट अमेरिकन पार्लियामेंट है या आपकी पार्लियामेंट वर्ल्ड पार्लियामेंट है? फिर यूएन को बंद कर दो भाई। अगर जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट तो पाकिस्तान के लिए लॉ बनाएगी ना, सिंपल। या अफगानिस्तान के इंडिया में तो नहीं कानून साजी कर सकती ना, तो फिर इंडिया आपके के लॉ तो नहीं बना सकती। एग्जैक्टली, तो आपका कांग्रेस जो है उसके एग्जीक्यूटिव एक्शन साला दुनिया को कैसे अफेक्ट करेंगे? ये पहले आपके पास दादागिरी थी, अब आप कर थोड़े सकते हो इसको। इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। आप इस तरीके के एक दो और थ्रेट मुश्किल से 5-6 साल और चलेंगे, कुछ नहीं होगा। आखिर क्या हो गया भाई? अभी इंडियन कंपनीज को इन्होंने, जो शिपिंग कंपनीज है यूएई की, इंडियन और हांगकांग कंपनी को इन्होंने बैन किया। क्या बैन है? उसमें क्या था कि टैंकर ईरान से निकलते थे, उसको वो रिफ्रेश करके दूसरे टैंकर में डालते तो कहीं और बेच देते, तो ईरानियन ऑयल बिक रहा था मार्केट में इनडायरेक्टली, यही उनका वो है। और उसमें वो कह रहे कि इंडियन जो शिपिंग कंपनीज हैं, गब्बारो या क्या तो नाम है, वो उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने सिर्फ इंडियन को नहीं कहा, यूएई को भी कहा है और भी 10 लोगों को कहा। भाई पॉइंट ये कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हो वो करने के लिए, स्मगलिंग, ये एक तरीके की स्मगलिंग है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो भाई हमें ये नहीं समझ में आ रहा, ईरान से आपके प्रॉब्लम है भाई, हमारे नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि आपका दुश्मन दुनिया का दुश्मन है। भाई ईरान के पाकिस्तान से संबंध नहीं खराब है, वो क्यों नहीं खरीदे पाकिस्तान से? आप ये भी कहोगे कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेस्ड, यूएन चार्टर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 2 का जो लॉ है वो ये कहता है कि देयर इज अ सॉवरेन इक्वालिटी, छोटा या बड़ा देश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे देश एक बराबर है। तो अगर सारे देश एक बराबर है और पाकिस्तान और या इंडिया जो है ईरान का ऑयल खरीदना चाहता है, आपको क्या मतलब है इससे? वो ईरान और इंडिया के बीच का मसला होना चाहिए, उनके बीच का बात होना चाहिए। अफगानिस्तान खरीदना चाहता है, चाइना खरीदना चाहता है, तो वो खरीदे उनसे। आज रशिया से ऑयल इंडिया और चाइना ही खरीद रहा है। छोटी छोटी कंट्रियों की हिम्मत नहीं पड़ती, वो डर जाते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई हम खरीदेंगे, अब आपको जो करना है कर लो, साले को क्या करेंगे हम? अपने लोगों को हम यहाँ पे अपना इन्फ्लेशन 130% तो नहीं करवा सकते ना। हम यहाँ पे अपने आप पेट्रोल जो है 500 रुपए लीटर तो नहीं बिकवा सकते, हमारी मजबूरी है। वेनेजुएला का ऑयल आप आने नहीं देते, ईरान का ऑयल आप आने नहीं देते। सऊदी अरेबिया ने भी अब इसका फायदा उठा करके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, उन्होंने भी प्राइसेस एक सर्टेन हाइट पे लेके गए। भाई अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, वो अपना तो यूज नहीं करते, वो दुनिया से कहते हैं, और अपने यूज का 20% ही खाली अपने वाले ऑयल रिजर्व से निकालते हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो भाई ईरान से आपकी दुश्मनी, हमारी नहीं है, हमें खरीदने दो। वेनेजुएला से आपकी दुश्मनी है, हमें और आपको पता भी नहीं साला वेनेजुएला का प्रॉब्लम क्या है, तब भी हम उनसे ऑयल नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? तो आप ये जो दुनिया में जो दुकानों पे आप चाबी लगाते हो कि हम दुनिया के वो किस कैपेसिटी में, हमें पता नहीं। यूएन से करो ना ये काम, आप यूएन से लिखवा लो कि भाई आप इनका ऑयल मत खरीदो, हम सैंक्शन लगा रहे। भाई सिक्योरिटी काउंसिल को करने दो ना ये काम, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन लगा देगी कि ऑयल क्यों खरीद लो, पर आप वो कर नहीं सकते।
क्योंकि दुनिया सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो धीरे धीरे ये वीनिंग फोर्स है, थोड़ा दिन और करेंगे उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। उसी तरीके से अमेरिकन जो दुश्मन है वो घर में घुस के मारते हैं। ओसामा बिन लादेन को घर में घुस के मारा, याहिया सिनवर को उनके घर में याहिया सिनवर दो दिन कोई आदमी नहीं है भाई, 2 दिन पहले मारा, 2 दिन पहले घुस के मारा। इज नॉट ए स्मॉल फ्राई बाय द वे भाई, इज अ बिग। अरे इस्माइल हानिया क्या मामूली आदमी था, इस्माइल हानिया क्या मामूली आदमी था, बिल्कुल सही है भाई। जनरल सोचिए सुलेमानी क्या मामूली बिल्कुल आदमी था, रेवोल्यूशनरी गार्ड का बड़ा एक टॉप गन्स में हुआ करता था उसका नाम। भाई बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई। वो अगर ईरानियन प्रेसिडेंट का मेन गेस्ट है फॉर स्वेरिंग इन, तो छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, छोटा मोटा, क्योंकि हमको और आपको तो नहीं बुलाया जाएगा ईरान के प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन ओथ में। वो भी सबको पता है कि लोगों की नजरें लगी है कौन किसको उड़ा दे, वो तो बहुत हाई वैल्यू लोगों को बुलाएंगे। तो आप उससे समझ लीजिए, आप उनको घुस के मार रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई इन लोगों को, क्यों मार रहे हो ये तो बता दो ना। क्योंकि आपको डर है कि इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा है ये लोग, खतरा है, ये लोग, सिंपल। ये उनका परसेप्शन है ना, हमारा आपका परसेप्शन हो ना हो ये हम तो जानेंगे ना। बिल्कुल, मगर आपने याहिया सिनवर को या आपने इस्माइल हानिया को क्यों मारा? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इजराइल की कंट्री के लिए एज वेल एज यहूदियों के लिए ये लोग खतरा है। उसी तरीके से हमें भी लगता है कि पन्नून हमारी कंट्री के लिए और हमारे लोगों के लिए खतरा है। उसी तरीके से हमें लगता है कि निज्जर खतरा है। लेकिन यही है कि आप जो करो तो बढ़िया है। लेकिन डॉक्टर साहब ये वाली बात क्या हिंदुस्तान समझा सकता है अमेरिका को? नॉर्मली वो इस बात को तो नहीं वो कहते हैं ना, उनका तो यही मतलब माइंडसेट है कि भाई जो हम कहते हैं या जो हम करते हैं वही ठीक होता है, जो दूसरा अगर कोई कर ले, रशिया करेगा गलत है, चीन करेगा गलत है, हिंदुस्तान करेगा गलत है, पाकिस्तान करेगा या कोई और ऐसा कंट्री जिस तरह ईरान की आपने एग्जाम्पल दी वो करेगा तो वो गलत होता है। तो कोई मतलब बता सकता है कि भाई आप जिस तरीके से वो डॉक्टर शंकर साहब ने लास्ट ईयर यूरोप में इनको कहा था कि भाई आपका मसला सबका मसला और हमारा मसला अपना मसला, तो इस तरह की कोई बात हो सकती है? नहीं देखिए, एक पर्टिकुलर हल्के में हो सकती है, मगर जो उनका डीप स्टेट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो पावर एक्सरसाइज करता है, बिल्ड करता है। बांग्लादेश में गवर्नमेंट बदल दी उन्होंने दिखा दिया। अब आप समझे, ये छोटी मोटी गवर्नमेंट की बात है ये। इमरान खान साहब का भी अगर हम एलिगेशन सच मारे तो आपके अभी जो गवर्नमेंट गई तो उन्हीं की रिजीम चेंज वो कहते रहते हैं, अभी भी कह रहे हैं रिजीम चेंज। तो अगर हम बात मान ले तो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2-2 गवर्नमेंट तो उन्होंने पलटी है 1 साल के अंदर में। इमरान खान साहब आज भी सबसे पॉपुलर लीडर है, ये बात आज वो डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अनडाउटेडली जो सबसे पॉपुलर आदमी है, पॉलिटिकल मैंडेट है जिनके पास, वो इमरान खान है। स्ट्रीट पावर है उसके पास भाई, लोग आ रहे हैं उनके। देखिए, हमारे आपके कहने पे एक आदमी अपने घर से नहीं निकलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उनके कहने पे अगर लोग आ रहे हैं सड़कों पे, इसका मतलब है कि वो पावर बुलाई हुई नहीं है, पैसे दिए हुए नहीं है, ये वहां पे नूडल खाने नहीं आए लोग। बिल्कुल, ये ओरिजिनली आए हैं जो इमरान खान से वो लगते हैं। इमरान खान मुझे पसंद हो या नहीं हो ये इमेटेरियल बात है, मगर वो पाकिस्तान में इमरान खान हीरो है, ये बात सच है, उसकी पॉलिटिकल मैंडेट है, ये बात सच है। तो भाई उसी तरीके से आपको अगर इमरान खान से प्रॉब्लम थी और आप डेमोक्रेसी के सही चैंपियन थे, तो आपको तो पाकिस्तान में कहना चाहिए था कि भाई ये जो आपने पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दी, इमरान खान को जेल में डाल दिया, आपने यूज किया एक जुडिशियल सिस्टम का टू डू समथिंग व्हिच वाज इलीगल, तो आपने क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए? क्योंकि आप चाहते थे कि इमरान खान चला जाए, एटलीस्ट फ्रॉम द फेस ऑफ इट। तो यही लगता है ना, वरना तो आप डेमोक्रेसी के लिए खड़े हो जाते, आप सैंक्शन लगाते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लगाओ। पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि उनके वोट की चोरी हुई है, और आपको नहीं पता है। आप ही फर्मा बरदार बने हुए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी आपके हिसाब की चले। तो देखिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना फकर भाई। और ये कि अमेरिका अगर इसको यूज करना चाहता है इंडिया के अगेंस्ट में तो कर ले। हमको आपको तो अब हम खुश तो करके नहीं रख सकते कि आप हमारे दुश्मनों को रखें, वो हमें अमेरिका से और कनाडा से बैठ के ऑपरेट करें हमारे यहाँ पे, और हम लोग कुछ नहीं करते। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने कितने एक्स्ट्राडिशन के आप चलो, आप नहीं करो, हमें भेज दो। क्या एक बात बताइए, कोई अगर वेस्ट का सिटीजन है तो वो आपके यहाँ आके क्राइम नहीं कर सकता? कोई यूएस का सिटीजन आके पाकिस्तान में किसी की हत्या करके चले जाए तो क्या आप उसको नहीं मांगेंगे? या यूएस का सिटीजन होना मतलब वो क्राइम कर ही नहीं सकता? इज इट द डेफिनेशन? यस, तो एक्स्ट्राडाइट ही कर दो ना अपन उनको। सिटीजन हो गया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी चीज है भाई? अगर आपका सिटीजन, मान लीजिए आज अमेरिका का कोई सिटीजन आके भारत में किसी का हत्या करके चला जाता है और हम उसका एक्स्ट्राडिशन मांगते तो नहीं दोगे? अभी तो आप दे रहे हो तहफुर राणा या क्या नाम है, और वो डेविड हेडली को, उनकी बात हुई कि वो लोग भेजेंगे इनको।
तो फिर तहफुर राणा जो है, तहफुर राणा या जो भी है, जो पाकिस्तानी कनाडा वाला है, और जी डेविड जी हेडली, उसको कैसे एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो भाई? यूज कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट 26/11 में आपके गोरे भी मरे थे, तो आप हाँ समझ जी रहे हो कि हाँ ये तो इंटरनेशनल टेररिज्म का मामला है। लेकिन चूंकि जब इंडियन मरे तो वो भाई वो आपका मामला है, वो हमारा सिटीजन है। मतलब अमेरिकन या कैनेडियन सिटीजन मिल जाइए, फिर आपके पास छूट है कि आप पाकिस्तान, इंडिया और इस सब इलाकों में आके अपराध कीजिए, आपको कुछ नहीं भी माना करें, जाएगा। वो फ्रीडम ऑफ कुछ भी स्पीच एंड करें, एक्सप्रेशन है जी, ये है बिल्कुल उनका सही। इंटरप्रिटेशन। कि उनका अच्छा ये खाली एक ही है, ये लास्ट बात, एक ही जी उनका डिफेंस है कि वो हमारा सिटीजन है, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो सिटीजन क्रिमिनल है। क्रिमिनल है, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा आते हैं, एसईओ तो खैर हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर रशिया में होगा, लेकिन एक फोरम है जिसमें रशिया, चीन और इंडिया और प्लस पाकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज, क्योंकि एक साथ साथ करीब करीब ये लोग रहते हैं। तीन कंट्रीज की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मजबूत स्ट्रांग इकोनॉमी है, इंडिया की भी और चाइना की भी, और रशिया को भी देख लें तो ठीक है, काफी बेहतर है। मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कोई चीज हो सकती है कि मतलब ऐसे फोरम्स को इस मतलब इस्तेमाल की, जिस तरह वो आपके ऊपर या हमारे ऊपर प्रेशर्स डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं ना, डायरेक्टली तो आके ना आपका गिरबान पकड़ सकते हैं ना हमारा पकड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें वो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है ऐसे फोरम में कि रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और चीन मतलब जैसे आपस में मसले मसाइल हैं उसको थोड़ा सा बेहतर कर ले और कहें कि हाँ ठीक है, कारोबार भी हम आपस में कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल चीजें भी इंडिया की मार्केट से हम फायदा उठा सकते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। इस तरह चीन के पास ऐसी मार्केट है, रशिया डिफेंस के हवाले से दुनिया का माना हुआ मुल्क है। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी पॉसिबल है, सेंट्रल एशिया में नेचुरल रिसोर्सेज है। बिल्कुल आपने सही बात की। और देखिए ये होना ही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आप ये कॉन्स्पिरेसी रच के आप किसी देश को 5 महीना 6 महीना परेशान कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो ग्रोथ होनी है, जो एक नेचुरल एक्टिविटी है, वो कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर हमेशा वो भारी पड़ जाती है, ठीक है ना? तो अगर कॉन्स्पिरेसी से दुनिया चलती और सबका रिजीम चेंज करके दुनिया चल जाता, तो फिर आज दुनिया में वो हो रहा होता जो अमेरिका चाह रहा होता। ऐसा होता नहीं है। इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम टॉप 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद टॉप 3 इकोनॉमी में रशिया और सॉरी इंडिया और चाइना मिलकर के अकेले जो है वो 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को ग्रो कर रहे होंगे। आज इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब है, पर ये जरूरी नहीं है कि कल को भी खराब हो, बिकॉज जैसे जैसे चाइनीज भी समझेंगे इन चीज को, जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर बढ़ेगा, चाइनीज के देखने का तरीका अलग होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल एक सही बात। ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर हो सकता है, और जब ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर हो जहां 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है, और जहाँ पे दुनिया का मेन हब सेंटर है, ट्रेड है, और ह्यूमन रिसोर्स है, स्पेस है, सब कुछ है। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो बड़ा ही नेचुरली भी रिच है, जैसे आपने बताया सेंट्रल एशिया के पास किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, स्पेशली एनर्जी के सेक्टर में अगर बातचीत या की जाए तो बिल्कुल एक बड़ा फॉर्मिडेबल वो है। चाइना और इंडिया के डिफरेंसेस हैं, वो उनको देखना पड़ेगा, और आई थिंक डिफरेंसेस इकोनॉमिक इंटीग्रिटी जैसे होती है ना, या पैसे से डिफरेंसेस बदल जाते हैं, देखने का तरीका बदल जाता है फकर भाई। बिल्कुल सही है। और मतलब हम एक होप रखते हैं जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान आए तो उससे कम से कम इतनी होप, वैसे डॉक्टर साहब ने मेरे शो में कहा था कि बेशक बायलैटरल वो उनका विजिट नहीं है, ट्राईलैटरल बल्कि मल्टीलैटरल, मैं कहूँगा 10 मेंबर ममालिक थे, लास्ट वीक मेरे शो में उन्होंने एससीओ से पहले बोला था। लेकिन कहते कि फिर जब एक साथ बैठते तो कोई ना कोई बात तो लाजमी होती, और वही हुआ। ये बात सच बिल्कुल हकीकत है कि बात हुई। मैं ये नहीं कहता कि कोई बस सारे मसले हल हो गए और बस अगले दिन से जी सब कुछ नॉर्मल हो गया, नहीं। हो सकते हैं बहुत सारा टाइम लगे, लेकिन एक इंटेंशन नजर आई, एक जिसे कहते हैं होप नजर आई दोनों तरफ से। इसहाक डार साहब भी अपनी कोशिश जो कर सकते थे, और गालिबन गालिबन मैं क्योंकि एक चीज छोटी सी कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे से मेरी बातचीत नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी किसी लोगों से नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां से भी लग रहा है कि उनको भी पता लग गया कि यार बहुत हो गया, अब मजीद ये वाली चीज शायद अब लोग मानते नहीं, क्योंकि लोग भी बार बार कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी चल रही है, क्या मसला हमारा उनके साथ। ये बात अब आम से आम आदमी को कहते हुए हम लोग सुनते हैं। तो मेरे ख्याल वो भी शायद थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से उन्होंने भी सोचना शुरू किया हुआ है कि यार बहुत हो गया। और डॉक्टर जयशंकर साहब का आना वैसे ही मतलब बजाते खुद एक बहुत बड़ी चीज थी। ऐसा नहीं था कि उसको नॉर्मल तरीके से लिया, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि बाकी प्राइम मिनिस्टर्स आए थे दुनिया के, मैंने वहां से जब मैं रिपोर्ट कर रहा था तो मैंने उसमें भी ये बात बोली थी कि प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, बाकी दुनिया भी आई थी, लेकिन
जो इम्पोर्टेंस डॉक्टर जयशंकर साहब की थी वो शायद किसी और की नहीं थी। और ये पता आपको है कि इसकी वजूहत क्या होती हैं। तो खैर एनीवे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि क्रिकेट से शुरू करेंगे, चले क्रिकेट से हो, हॉकी से हो, टेनिस से हो, कबड्डी से हो या किसी और चीज़ से हो, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत हो और अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। ट्रस्ट जो डेफ़िसिट है वो कम होना या ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये ना हो, हमारे वाले ये हमें ना बताएँ कि बस इंडिया तो भई वो अस्तीने चढ़ाकर पहुँच रहे हैं। ओ भई नहीं आ रहे अस्तीने चढ़ाकर, उनको भी ये हो कि कश्मीर में जो भी होगा, हमारी फ़ौज या हमारे लोग, हमारे सब कुछ होगा, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो सकती जो माज़ी में होती रही है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। खैर एनीवे डॉक्टर साहब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।